तो देखिए, जो टेस्ट सीरीज अभी हमने अपलोड की थी उसके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहती हूँ ये थोड़ा सा कस्बा टाइप का है। तो यहाँ क्या है ना कि लोगों की खास कोई टाइमिंग नहीं है। तो जब लोगों की कोई टाइमिंग नहीं है तो हमें अपनी टाइमिंग को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए, और कुछ ऐसा भी है कि मेरी भी वॉइस थोड़ी सी हैवी है, तो साउंड्स नॉट गुड, बट मुझे बहुत प्यारी लगती है मुझे मेरी वॉइस। तो क्या होता है कि रात में अगर हम 9:30 से 10 बजे भी चाहें ना, तो फिर जो आसपास के लोग सो रहे होते हैं वो सोचते हैं कि तुम्हारी रूम से ना बहुत आवाज़ आती है इस तरीके की। तो मुझे ना थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है, तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में एक टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसा है कि सुबह या तो 5 बजे उठ के वीडियो बनाना पड़ता है, या फिर रात को आप 11-12 बजे। पर रात को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि और लोगों को बहुत सुनाई देता है रात में, आप जानते हैं ना, आवाज़ बहुत जाती है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलें हम देख लेते हैं ये जो पूरे क्वेश्चन इनको कर लेते हैं, इसके बाद में एक टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे उनको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, क्वेश्चन हमारा सूची का दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। ऑप्शन है शिलोंग का पठार। तो कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन। बी पश्चिमी घाट का ढाल उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन। सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। और डी पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। तो कह रहे हैं कि ज्वारी वन। अब हम इनको मिलान कर लेते हैं। देखो, इनमें ना कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होते हैं, क्योंकि कूट है। आपको लग रहा होगा कि बी भी सही है, सी भी सही है, आपके 3 कूट मिल रहे होंगे और अगर एक नहीं मिला तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। मेरे साथ ये ब्लंडर बहुत होता है कई बार। मेरे 3 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन अगर एक में मेरा ध्यान गलत हो गया तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और यही केवल एक, और देखिए ये टाइम है, अगर ब्लंडर हो भी रहा है तो अभी हो जाए। अभी टेस्ट सीरीज में जितनी गलतियां होनी है हो जाएं। हम उन टेस्ट सीरीज से इतना सीख लें कि आगे हम कम से कम अपना पास होने के मार्क्स जरूर ले आएँ, है ना। हमें टॉपर नहीं बनना, हमें सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है ताकि हम मेंस में इंट्री पा सकें। तो मैंने खुद से मिलाया, जैसे थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे, पश्चिमी घाट का ढाल जो है, ठीक है, तो ये क्या है कि ये कम पानी पाएगा, है ना, मतलब कि वर्षा का पानी कम यहाँ पे रहेगा। अगर हम अपनी घरेलू भाषा जिसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज, अगर उसमें ध्यान दें, शिलोंग का पठार आपका मेघालय साइड में है, चूँकि पूर्वी की तरफ है, पूरब की तरफ है, तो उधर पानी यानी वर्षा हमें प्राप्त हो जाती है। हमें क्या मतलब, भारत को प्राप्त होती है। तो वहाँ पे क्या रहेंगे, सदाबहार वन रहेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें शिलोंग पठार, अगर गेस करें आप इसको अपने हिसाब से, कॉन्सेप्ट जो पढ़ा होगा कि किधर भारत को पानी ज़्यादा मिलता है, तो अगर गेस करेंगे तो A2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, पश्चिमी घाट का ढाल उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश की मात्रा कम रहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अब डेल्टा है तो ज्वार आते होंगे, अगर थोड़ा सा गेस करेंगे तो सी हमारा पहुँच जाएगा 4 में। और वृष्टि छाया क्षेत्र अपने आप में आ जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र है तो ये वापसी की बारिश में पाता, वर्षा जो होता है, मानसूनी बारिश जो वापसी होती है तब ये पानी इसको प्राप्त होती है। देखिए, कोई कोई शब्द हैं जैसे गलत निकल जाए तो उनको माइंड नहीं करिएगा कि आप सोचे कि अरे ये तो पढ़ा रही हैं लेकिन ये कैसा, मतलब पानी प्राप्त करता है या करती है, उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपको अपना दोस्त समझ के ये चीज़ें इस तरीके से बताती हूँ। अगर सही से बोले कि आई एम नॉट टीचर, हाँ, मैं उस तरीके से टीचर नहीं हूँ कि वेल ट्रेंड प्रोफेशनल, वो नहीं है। हाँ, मैं पढ़ाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और ये भी पढ़ाती हूँ। तो उस तरीके से मैं अपना दोस्त समझ के आपके साथ जब बातें शेयर करती हूँ तो इस तरीके से मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, हमें एग्ज़ाम में अपना सब कुछ लगाना है, दिमाग लगाना है, बुद्धि लगानी है, पढ़ाई लगानी है, गेस वर्क लगाना है, ताकि देख रहे हैं ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमने कूट मिलान किया है तो उस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही बन रहा है, और हमने जो गेस वर्क लगाया वो हमारा सही भी गया है। ठीक है, तो यही कहना था कि मैं यही कोशिश करती हूँ कि एकदम सिंपल वे में आपको चीज़ें समझा पाऊँ और क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कह रहे हैं धारणी विकास लक्ष्य पहली बार प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, बी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, बी जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में, या डी रियो+20 सम्मेलन 2012 में। ठीक है,
तो धारणीय विकास लक्ष्य या एसडीजी गोल जिसको हम बोलते हैं, तो इसके बारे में अगर बात करें तो धारणीय विकास लक्ष्यों को सर्वप्रथम 2010 में रियो+20, ठीक है, सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। और यह सम्मेलन 2012 में रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। धारणीय विकास विकास की वह अवस्था है जिसके तहत वर्तमान के आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसको ऐसे समझो, जैसे पानी है। अब पानी को अगर अनावश्यक हम लोग बहाएंगे, हम बहुत सारे लोगों को देखती हूँ और मुझे बहुत ही गुस्सा आती कि चालू कर दिया मोटर, टंकी में पानी भरने के बाद भी 30-35 बाल्टी पानी बह जाता है ना। तो ये नहीं करना है, क्योंकि पानी लिमिटेड है, पीने वाला पानी लिमिटेड है। अब आप कहेंगे इतने बड़े बड़े महासागर हैं तो पानी लिमिटेड कैसे है? महासागर का पानी खारा है, यानी कि लवड़ी है, वो पीने योग्य नहीं है। जैसे आपके पास एक बाल्टी हो, अगर एग्जांपल समझना हो, एक बाल्टी के अंदर आप एक छोटी सी कटोरी डालो जिसमें कि 1 गिलास पानी आए या आधा गिलास आए। सोचो उस पूरी बाल्टी को समझो महासागर, और उस एक कटोरी में जो पानी है 1 गिलास या आधा गिलास, उसको समझो पीने योग्य पानी। पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य पानी हमारा कम है। जब आप पढ़ते होंगे कॉन्सेप्ट में तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो धारणीय विकास या सतत विकास का यही लक्ष्य है कि जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं, हम तो यूज़ करें, हमारे आने वाली जनरेशन भी उस पानी को प्राप्त कर सके, ऐसे हमको इस मतलब वे में यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों को देखो तो 50-50 बाल्टी पानी, बकेट पानी बहा देते सिर्फ आगे की सड़क धुलने में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और अब पढ़े लिखे से नहीं होता है, समझदारी बिना पढ़े लिखों को भी आ जाती है ना। तो हमें ऐसी कोशिश करनी है कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वो हमारी आने वाली जनरेशन भी यूज़ करे। मोटा मोटा समझो, आप पॉलिसी लेते हो क्यों? क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन जो चीज़ें यूज़ करने की, उन्हें तो हम सुरक्षित करने की कोशिश नहीं करते। हम सोचते हैं हमें क्या, हमने बहा दिया, अगला आएगा अपना समझेगा, लेकिन अगला यूज़ कहाँ से करेगा? उसके हिस्सा का पानी तो आप ही बर्बाद कर रहे हैं ना। पानी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जगह ज़मीन हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें कोशिश करनी, जो ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हैं या जो समझदार हैं वो कोशिश करें, एटलीस्ट इतना तो समझना ही चाहिए, ठीक है। तो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? यानी कि डी आंसर हमारा रियो+20 सम्मेलन 2011 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये भी ध्यान देना है। तो आंसर हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, एजी डांसले, बी 10% का नियम ओडम, सी अनुक्रमण क्लीमेंट, डी बायोडाइवर्सिटी WG रोशन। अब ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये PYQ में आपको मिलेंगे। एजी ट्रांसलेट तो हर जगह ही मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर बात करें तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना आपकी जो प्रस्तावित की थी वो एजी ट्रांसले ने ही की थी। जैवमंडलीय परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। विभिन्न परितंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10 भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। इसे 10% का नियम कहते हैं, और यह नियम आपका लिंडमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 10% का नियम, ना कि ओडम द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत सुमेलित है। इसके जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लिंडमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो ऑप्शन है ये सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन फर्स्ट, आयुषहीन प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। सेकंड, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कूट में ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखते हैं इसमें कौन सा सही होना चाहिए। तो हम अगर बात करें इसके ऑप्शन की, तो आयुषहीन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। यह रेड डेटा बुक जारी करता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है और बी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र का अंग इन्होंने कहा है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं बल्कि महासभा में पर्यवेक्षक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किस एक से उत्सर्जित होता है? ऑप्शन है समुद्र, बी आर्द्रभूमि, सी धान के खेत या डी हाइड्रेट्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से मीथेन का उत्सर्जन सर्वाधिक मात्रा में होता है? ये क्वेश्चन UPSC ने पूछा है, PCS ने भी आई थिंक पूछा है, तो मुझे ये अच्छे से याद है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें कि प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किस एक से उत्सर्जित होता है, तो देखिए मीथेन आपकी CH4 एक हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस का मतलब है जो कि वायु प्रदूषक होती है, ठीक है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं और आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन के उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्रभूमि से ही उत्सर्जित होता है। तो कई बार धान के खेत भी आपके होते हैं जहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन इन्होंने कहा वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के बारे में, तो आर्द्रभूमि यानी कि जितना आपका समुद्र, धान के खेत और हाइड्रेट से उत्सर्जित होता है, इन्होंने बोला है उसमें सर्वाधिक जो होता है 76% भाग वो आर्द्रभूमि से ही उत्सर्जित होता है। तो बी आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन है एम्पियर, बी जूल, सी केल्विन या डी कैंडेला। मूल मात्रक नहीं है तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मीटर, ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा का मोल। जबकि जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ पर जो जूल है आपका, ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, ये मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। तो चलें बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी इसका मान वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, सी इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, और यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर इसका ऑप्शन का मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कह रहे कौन सा कथन सत्य है, तो सी ऑप्शन सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह कृत्रिम सोना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए Cu + Zn + Ni, बी Cu + Sn, सी Cu + Al एंड डी Cu + Fe + Ni, ठीक है। तो कह रहे इसमें से कौन सा जो है समूह कृत्रिम सोना को प्रदर्शित करता है। अब ये कृत्रिम सोना क्या है, कृत्रिम सोना की बात करें तो Cu 90% प्लस Al 10%, जर्मन सिल्वर और इसी तरीके से वेस मेटल और मोनल मेटल के बारे में दिया गया है। लेकिन जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या ऑप्शन सही होगा वो हमारा सी हो जाएगा, Cu + Li, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है। कारण हमारा आर कह रहा है कि पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। कूट हमारा है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। चलें पहले हम क्वेश्चन के जो हमारे ये दिए गए हैं अभिकथन और कारण, इनको देखते हैं। अगर हम बात करें अभिकथन ए तो ये गलत है। क्यों? पारा चांदी जैसी सफ़ेद धातु है, इसका मुख्य अयस्क सिनेबार है। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है और पारा Hg अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। तो कारण जो है आपका वो सही है, ठीक है। इन्होंने कहा पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता, तो ये सही है। परंतु जो कह रहे हैं कि पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है, तो पारा चांदी जैसी सफ़ेद धातु ही है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको अब अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें इन दोनों के हिसाब से आंसर देना होता है। जो हमारा माइंड ऑफ सेंस कह रहा है अलग से वो नहीं लगाना, जो कथन और कारण दिया गया है क्या उनमें संबंध स्थापित हो रहा है वो हमें बताना है। आप आर में देखो कि ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आए हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि पीसीएस में पूरे आ जाएंगे, लेकिन चूंकि पैटर्न बदलता है तो हमें उसके साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाना पड़ता है ना। तो चलें आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे काली खांसी रोग का प्रसार प्रायः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पानी द्वारा, बी भोजन द्वारा, सी हवा द्वारा या डी जानवर द्वारा। ठीक है, काली खांसी, तो काली खांसी हीमोफिलिस पर्टूसिस नामक जीवाणु से होता है और इस रोग का प्रसार प्रायः हवा द्वारा होता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका डीपीटी लगवाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये आपका हवा द्वारा भी होता है और जीवाणुओं द्वारा। अगर किसी को हुआ तो उसको जीवाणु द्वारा अगर हो गया तो उसके अंदर जीवाणु हो गया, मतलब फैल गया और उससे काली खांसी हो गई। लेकिन जब वो कभी हवा में निकलेंगे, छींकेंगे, तो उस हवा से उसके जो मतलब कि गंदगी होगी वो दूसरे को जाएगी, उससे भी फैल जाता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हवा द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन ए फरवरी 2009 से, बी मार्च 2005 से, या सी फरवरी 2012 से, डी फरवरी 2006 से। अगर हम बात करें पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में जो शुभारंभ हुआ था वो 2006 से, 2006 मतलब फरवरी 2006 से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट है कि देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, किसान विकास पत्र के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए वर्ष 2014 में, बी वर्ष 2015 में, सी वर्ष 2019 में, या डी वर्ष 2016 में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी और वर्ष 2011 में, ठीक है, श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिश पर किसान विकास पत्र को बंद कर दिया गया था। वर्ष 2014 में इसे पुनः आरंभ किया गया है। तो ध्यान रहे कि किसान विकास पत्र में निवेश की कोई उच्चतम सीमा भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा वर्ष 2014 में। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए वर्ष 2014 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं क्विक सिल्वर में सिल्वर की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 35%, बी 0%, सी 55% या डी 95%। ठीक है, तो क्विक सिल्वर की बात हो रही है कि क्विक सिल्वर में सिल्वर की मात्रा होती है। तो पारा Hg को क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सिल्वर के ही कलर का होता है जिसमें सिल्वर की मात्रा 0% होती है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 0%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन ए बदायूं, बी बागपत, सी देवरिया, डी कन्नौज। तो अगर हम बात करें कि न्यूनतम जनजाति, ठीक है, ये यूपी स्पेशल का भी आपका क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला अगर बात करें तो बागपत है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी राज्य की वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है 10 लाख, बी 20 लाख, सी 30 लाख या डी 25 लाख। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हम बात कर रहे हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित है, ये तो पता है आपको। ठीक है, अगर जिसको नहीं भी पता है तो उसको बता दें कि 73वां संविधान संशोधन किया गया था संविधान में जो 1992 में हुआ था और पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 243B, ठीक है, 243B बोलते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से ग्राम स्तर, ठीक है, जब ये प्रावधान किया गया उसमें ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर व जिला स्तर, किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या, तो ये कह रहे हैं कि जब ये आपके तीनों ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर व जिला स्तरों पर रहेगी ये व्यवस्थाएं, किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। यानी 20 लाख से अगर कम है जिले में तो वहाँ मध्यवर्ती में पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 20 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए ये इसमें कन्फ्यूजन होती है कि राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल और भी, तो इस तरीके से आपको इसको समझना होगा। कह रहे कौन सा आधार नहीं है। ऑप्शन है युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी आंतरिक अशांति या डी सशस्त्र विद्रोह। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। लेकिन मूल संविधान में आंतरिक अशांति भी आपातकाल का एक आधार के रूप में वर्णित था। ये वर्णित था कब तक? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी कि पहले आंतरिक अशांति वर्णित था हमारे संविधान में कि अगर आंतरिक अशांति है तो राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा की जा सकती है, लेकिन इस शब्द को सशस्त्र विद्रोह के नाम से बदल दिया गया। जैसे किसी का नाम है किसी लड़की का नाम है ऐश्वर्या, उसका नाम क्या नाम है, क्या था, बबली। तो बबली अच्छा नहीं लग रहा है या छुटकी अच्छा नहीं लग रहा, तो उसकी जगह अब उसका नाम ऐश्वर्या कर दिया गया, मतलब इंटरचेंज। वैसे ही माइंड नहीं करना, किसी का नाम हो तो मतलब सोचना नहीं, मैंने जस्ट एक ऐसे रैंडमली एग्जाम्पल लिया है। तो पहले आंतरिक अशांति लिखा हुआ था, इसकी जगह पर इस शब्द को रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, बट जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है, जो मेरे नए दोस्त या जो मेरी नई सहेलियां जुड़ रही हैं, कह सकते हैं फ्रेंड्स जुड़ रही हैं, तो वो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा सा आम भाषा में बताती हूँ, इसीलिए मैंने बताया कि इसको बदल दिया गया। तो कह रहे हैं कि आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो अब अगर आधार की बात होगी तो सी आंतरिक अशांति की जगह आपका हो गया सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति इसका आधार नहीं है, ठीक है। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक आपका हो गया ये राष्ट्रीय आपातकाल। इसके आर्टिकल भी हैं तो उनको भी ध्यान रखना है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है ये आपके 352 के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। तो चलें, अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि इसको रिप्लेस कब किया गया और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन किन कारणों से की जाती है और किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है यदि 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता का मामला उठे तो विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा। सेकेंड, उसका फैसला अंतिम होगा जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। कूट दिया गया है आपका। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना सेकेंड। ये क्वेश्चन अब कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे चुटकी में, है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है और ये थोड़ा सा लेंदी भी है। यदि कोई सदस्य 10वीं अनुसूची का नाम कई बार दल बदल से भी आप लोग जानते हैं, दल बदल अधिनियम है ना। तो 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्हरता उपबंधों के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निर्हर मतलब वही हो गया कि जो एलिजिबल नहीं है होता है, तो वह राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निर्हर रहेगा, मतलब एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा, 10वीं अनुसूची के तहत यदि निर्हरता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि सभापति अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। ये इन्होंने देखो कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि समीक्षा के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आना था। इसी के लिए तो एक आपका नाम सुनते होंगे कि हो तो होलोहन करके, और एक और भी है कोई फैसला, ठीक है। तो वो चैलेंज किए गए थे, तो फिर क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उसका फैसला जो है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए तो सही है, किंतु सेकंड सही नहीं है, क्योंकि समीक्षा नहीं की जा सकती, ये अपने आप में गलत है। समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है, सभापति या जो अध्यक्ष होते हैं उनकी मनमानी चल जाएगी, है ना। तो इसलिए न्यायिक समीक्षा उसकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। ऑप्शन है प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व या डी मौलिक कर्तव्य। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, अगर ध्यान होगा तो। कौन सा भाग, यहाँ पर भाग की बात हो रही, आर्टिकल की नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है ना। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में, तो भारतीय संविधान के भाग 4
के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, सबको पता है ना, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका उल्लेख है। और इस भाग के अंदर देखो, पहले भाग है 4, उसके अंदर है आपका आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। क्यों? क्योंकि यही पहले भाग 4 है और इसके अंदर आपका 51 आर्टिकल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक ऑप्शन ए समाप्त हो जाते हैं, बी समाप्त नहीं होते हैं, सी ए तथा बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बात करें आर्टिकल 107 के अनुसार लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह पेश किए गए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों। जबकि राज्यसभा, देखो इस मामले में राज्यसभा सुप्रीम हो जाती है कई जगह पर, जबकि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त नहीं होते हैं। तो आपका सभी विधेयक डैश समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को चेक करता है और हमारे धैर्य को भी, कि हम वहाँ पे कितने आराम से इस चीज़ को अटेंड करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। ऑप्शन है वर्ष 2007 में, बी वर्ष 2008 में, सी वर्ष 2009 में, या डी वर्ष 2010 में। तो अगर बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले में किया गया था। ठीक है, अनंतपुर जिले से किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा कर दिया गया। और इस योजना में कम से कम 1/3 महिला लाभार्थियों को रखा जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 2009 में। काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कह रहे हैं सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है वर्ष 2020 में, बी वर्ष 2021 में, सी वर्ष 2019 में, या डी वर्ष 2022 में। ठीक है, तो देखते हैं। आपको पता कुसुम योजना प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में आई थी, तो अगर आप गेस करेंगे थोड़ा सा तो आपको गेस से ही इस योजना का नाम पता चल जाएगा, क्योंकि योजना क्वेश्चन में आती हैं, है ना। तो वो देखना है कि आप क्या गेस करते हैं। तो अगर हम बात करें कि सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों के डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ आपका वर्ष 2019 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो कह रहे हैं कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है 1947 में, बी 1952 में, सी 1955 में, या डी 1972 में। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना हमारी 1952 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1947 में तो बिल्कुल भी नहीं है, 1952 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने। ऑप्शन ए वीवी गिरी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी नीलम संजीव रेड्डी, और डी आर वेंकट रमण। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। और भी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता चले तो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछते हैं कि जो राष्ट्रपति बने क्या वो बाद में उपराष्ट्रपति भी बने, या जो उपराष्ट्रपति रहे वो क्या राष्ट्रपति भी बने। ऐसे भी क्वेश्चन मिलान में आए हैं कई बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है ब्लैक बडिंग, बी स्क्रीनिंग, सी वाइट रस्टिंग, या डी क्यूरिंग। तो बात करें अगर कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पंक्तियों में वांछित रंग, गंध तथा लचक आदि गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो क्यूरिंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में वर्ष 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है। सेकंड है सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है।
तो कूट दिया है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है, जो कि 2001 की तुलना से 8 कम है। ठीक है, 8 अंकों की कमी आई है, तो वो 8 कम है। 2001 में यह अनुपात 927 था। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है 979, जबकि न्यूनतम शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा 829 है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR को घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए 2030 तक, बी 2025 तक, सी 2035 तक, या डी 2045 तक। ठीक है, तो अगर हम बात करें 15 मार्च 2017 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित किया गया था। यह नीति सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने तथा वहनीय लागत पर सभी को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लक्षित है। इसके तहत वर्ष 2025 तक, ठीक है 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR को घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है 2025 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी सूची का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये सूची फर्स्ट है संस्था योजना, ये सूची सेकंड है स्थापना वर्ष। ऑप्शन ए नाफेड 1969, बी नाबार्ड 1982, सी लीड बैंक योजना 1987 एंड डी ट्राइफेड 1958। अब हमें इसको मिलान करना है। आपको याद रखना नाबार्ड हो गया, नाफेड हो गया, ट्राइफेड हो गया, इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि इनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर हम नाफेड की बात करेंगे तो ये आपका 1958 की योजना है। ठीक है, नाफेड अभी का नहीं है। नाफेड हमारा 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। लीड बैंक योजना की बात करेंगे तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और ट्राइफेड की बात करेंगे तो ये हमारा 1987 में। ठीक है, तो नाफेड हमारा हो जाएगा A4। इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो कूट है ये डी हो जाएगा A4, B2, C1 और D3। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है क्योंकि नाबार्ड हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, अवध कमर्शियल बैंक हो गया, इनको क्वेश्चन बनते हैं और आपका आरओ में भी देखा होगा आपने कि आया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऑप्शन ए बराबर हो सकता है, बी कम हो सकता है, सी अधिक हो सकता है, या डी ए तथा सी दोनों। अधिप्राप्ति की अगर बात करें तो अधिप्राप्ति मूल्य सरकार वर्ष में रबी तथा खरीफ के समय निर्धारित करती है और इसी मूल्य पर सरकार अनाज की खरीद करती है। वसूली डैश अधिप्राप्ति मूल्य की घोषणा फसल बोने के बाद की जाती है। वसूली मूल्य न्यूनतम समर्थित मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो सकता है पर कम नहीं। ठीक है, तो डी है ए तथा सी दोनों, यानी कि बराबर हो सकता है या अधिक हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट है पंचवर्षीय योजना, सेकंड सूची है मॉडल। ऑप्शन ए प्रथम महालबोनिस मॉडल, बी द्वितीय हेराल्ड डामर मॉडल, सी पांचवी जॉर्ज डब्ल्यू मूलर मॉडल, या डी आठवीं डीपी धर मॉडल। अब हमें इसमें से मिलान करना है। ये पंचवर्षीय योजना के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें कई प्रकार से डिफरेंट तरीके से पूछ लेते हैं। अब ये तो किस्मत की और समय की बात है कि उस समय आपको ये चीज़ें याद आ जाए, है ना। प्रथम हेराल्ड डामर मॉडल की बात करें अगर तो आपका जो है ये क्या नाम है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये आपकी देखिए प्रथम में आपका हेराल्ड डामर मॉडल हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो महालनोबिस मॉडल हो गया। पांचवी की बात करें तो डीपी धर मॉडल हो गया और आठवीं की बात करें तो जॉर्ज डब्ल्यू मूलर मॉडल हो गया। इस तरीके से जो हमारा कूट निकलेगा, कूट हमारा यहाँ पर
सी सही हो जाएगा, ठीक है। ए सेकेंड, बी 1, सी 4, डी 3। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है करंट अफेयर से कि अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की। ऑप्शन है बहरीन, बी मिस्र, सी ब्रिटेन या डी सऊदी अरब, ठीक है। तो अप्रैल 2023 में बहरीन ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ स्थानीय एवं विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवा एवं लाभ प्रदान करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बहरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह किस देश की निवासी है? ऑप्शन है यूके की, बी यूएसए की, सी फ्रांस की या डी जर्मनी की। पहली बार तो आर्टेमिस मिशन से क्वेश्चन आया था, लेकिन इसके कथन और कारण कई सारे उसमें बदलाव थे। पर फिर भी जब क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर नहीं चाहता कि वो सिंपल दे और आप उसको सही कर लें। वो फंसाने की कोशिश तो वैसे ही करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से बना कर दिया था क्वेश्चन, है ना। अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और वह यूएसए की निवासी हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है, यूएसए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एशियाई हाथी विशेषज्ञ को अगस्त 2023 में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए देव मलिक, बी रमन सुकुमार, सी मुश्ताक अहमद या डी सलीम अली। कह रहे हैं कि एशियाई हाथी विशेषज्ञ को, तो विशेषज्ञ अगर कोई है तो एशियाई हाथी विशेषज्ञ रमन सुकुमार को अगस्त 2023 में आईपीसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आईपीसीसी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रमन सुकुमार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करें सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेननेस एकात्मता की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ऑप्शन ए ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, बी जयपुर राजस्थान, सी पुणे महाराष्ट्र या डी कोच्चि केरल। बहुत सिंपल है, हर किसी ने इसको अटेंड किया होगा, करंट अफेयर में देखा होगा। तो ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में अनावरण किया गया स्टैचू ऑफ वेननेस की, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये अच्छी बात है कि आपके करंट अफेयर के माध्यम से, मतलब टेस्ट सीरीज के माध्यम से करंट अफेयर भी तैयार हुआ जा रहा है और रिवीजन भी हुआ जा रहा है। इसके बावजूद मुझे एक शिकायत है आप अपने दोस्तों से कि देखिए, बहुत सारे मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, बहुत सारे लोग गंदे वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही अजीब अजीब वाहियात, उसको लोग बहुत लाइक करते हैं। अब वो कौन से लोग हैं जो उसको इतना लाइक करते हैं? और ये शिक्षा का वीडियो है, तो जब कोई 100-200 लोग देख लेते तो उसमें से 5 या 10 लोग लाइक करते हैं। लाइक करने में आपका पैसा ही नहीं कट रहा है। नेट से अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो लाइक करना फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। दूसरी बात, पढ़ाने का वीडियो है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने बहुत से चैनल देखे, मुझे कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा चैनल मिलेगा जो आपको 50 से 60 फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएगा, है ना। मैं PDF भी जनरेट करती हूँ, उसके आंसर्स भी आपको भेजती हूँ। इसके बाद में भी आप लोग पता नहीं इतना क्यों कंजूसी करते हैं। तो जो मैं बात शुरू की थी कि वाहियात वीडियो, तो वाहियात वीडियो को अगर लाइक कर रहे हैं, उससे एक चीज़ क्लियर होती है कि समाज में ज़्यादा किस टाइप के लोगों की संख्या है ना। तो थोड़ा सा सोचिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी पढ़ाई की वीडियोस हैं, वो आपके सारी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं। मैं जब तैयारी करती थी तो मुझे इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट कभी नहीं चीज़ें मिल पाती थी, और मैं सोचती थी कि नंबर कैसे बढ़ते होंगे, क्योंकि 1-2 टेस्ट सीरीज दे लो, PYQ देख लो, उसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। अब तो करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपका करंट अफेयर भी रिवाइज हो रहा है, प्लस में आपको थोड़ा आइडिया भी हो रहा है कि क्या क्या दे सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा तो मतलब सोचिए ना। मैं वैसे ही कभी वीडियो में कभी शुरू ही नहीं करती कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैं ये बोलती ही नहीं हूँ। मतलब 10 वीडियो में से 2 या 3 में बोलूँगी, वो भी कभी कभी, है ना। तो चलें
आपकी जैसी मर्जी। इससे पता चलता है कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं। जिस चीज़ को लाइक करते हैं उन्हीं का वीडियो भी लाइक करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। सितंबर 2023 में ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा निर्मित इंद्रजाल का अनावरण किया गया है। यह है एक ऑप्शन है एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, बी एंटी सबमरीन मिसाइल, सी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम या डी रडार। ग्रेन रोबोटिक्स इंद्रजाल का अनावरण, ठीक है, क्योंकि एआई का बहुत महत्व बढ़ रहा है तो रोबोटिक्स का भी महत्व बढ़ रहा है। तो सितंबर 2023 में ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा निर्मित इंद्रजाल का जो अनावरण किया गया, ये भारत का प्रथम एआई संचालित एंटी ड्रोन, ठीक है, क्या हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम है और यह पूर्णतः भारत में निर्मित एवं विकसित है, यानी स्वदेशी है, अपने भारत की है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी केरल। तो अगर हम बात करें कि जुलाई 2023 में झारखंड सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया और झारखंड सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट रेल यानी रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग की शुरुआत खूंटी प्रखंड से की गई। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में किस राज्य में स्थित मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बन गया। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति जुलाई 2023 में तेलंगाना राज्य में स्थित मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बन गया और ये गांव तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य है, ऑप्शन है नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा, बी हिंडनबर्ग मामले की जांच, सी उच्च शिक्षण संस्थानों को मूल्यांकन या डी अधिग्रहण नियमों की समीक्षा। अगर बात करें अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा करना है और इस समिति में कुल 6 सदस्य होंगे। यह समिति इस मामले पर सुझाव देगी कि सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान एनपीएस ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक क्रेच नीति शिशुगृह योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। ऑप्शन है हरियाणा, बी केरल, सी राजस्थान या डी हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें हम कि जुलाई 2023 में हरियाणा राज्य क्रेच नीति शिशुगृह योजना लागू करने वाले देश का प्रथम राज्य बना और इस योजना से राज्य की कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा। राज्य में 50 से ऊपर कर्मचारी वाले संस्थानों में क्रेच खोलना अनिवार्य होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हरियाणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ कहाँ से किया गया। ऑप्शन है जालौन उत्तर प्रदेश, बी शहडोल मध्य प्रदेश, सी चूरू राजस्थान या डी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ आपके शहडोल मध्य प्रदेश से किया गया और इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। सिकल सेल एनीमिया रक्त से संबंधित विकार है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी शहडोल मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। ऑप्शन है विनिपेग कनाडा, बी संघाई चीन, सी टोक्यो जापान या डी मास्को रूस। अगर बात करें कि अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का जो शुभारंभ होता है वो विनिपेग कनाडा में संपन्न हुआ। इसका आयोजन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है और इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों में कनाडा शीर्ष पर रहा है।
भारत की अगर बात करें तो भारत का इस पदक तालिका में चौथा स्थान रहा है। तो आपका हो जाएगा विनिपेग कनाडा, और विनिपेग झील भी आपकी का है स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं जून 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा। ऑप्शन है 126 यानी 126वां, बी 130वां, सी 141वां या डी 139वां। बात की जाए अगर कि जून 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का 126वां स्थान रहा, और यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे शांत देशों में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत के स्थान आपका 126वां रहा, और प्रथम स्थान की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सेवर आयोजित किया गया। ऑप्शन ए फ्रांस एवं जर्मनी, बी अमेरिका एवं ब्रिटेन, सी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया या डी यूके एवं मिस्र। टेलिसमैन सेवर की बात करें अगर, देखिए जुलाई 2023 में अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सेवर आयोजित किया गया, और इस अभ्यास का उद्देश्य अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना था तथा भाग लेने वाले सैन्य बलों के बीच मजबूत संबंध विकसित करना। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। तो अगर बात करें कि देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है और सारे करंट के क्वेश्चन है, तो इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में 20 से 25 क्वेश्चन करंट के इंक्लूड रहते हैं, वो आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अगस्त 2023 में केरल सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो अगर बात करें तो ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ऑक्स या ऑकस सुरक्षा गठबंधन में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी ब्रिटेन या डी अमेरिका। तो ऑकस की अगर बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है, यानी 3 देशों का है, जिसमें आपका जापान, ठीक है, इसकी घोषणा 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, और इसमें आपका जापान सम्मिलित नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन ध्यान रखना। ऑकस हो गया, रोस्कोसमॉस के लिए जो बनी थी, रोस्कोसमॉस तो वैसे एक अंतरिक्ष एजेंसी है, उसी के साथ में उन्होंने एक क्वेश्चन और दिया था। तो ऐसे जो गठबंधन बनते हैं इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कौन सा देश सम्मिलित है, कौन सा देश नहीं सम्मिलित है, कौन इसका स्थायी मेंबर है, ऐसा करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ी सी नज़र आप इनमें भी बनाए रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, जुलाई 2023 में इस सम्मेलन का आयोजन विल्नियस लिथुआनिया में किया गया। सेकेंड, फिनलैंड ने नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। कह रहे सत्य कथन चुने। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर बात करें तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि फिनलैंड ने नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा भी लिया है, और इसका आयोजन विलिनस लिथुआनिया में भी किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इस तरीके से सही हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई, और इस सूची में जो विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई, तो पूछ रहे हैं कि इस सूची में भारत के किन 2 स्थलों को स्थान मिला है। ऑप्शन है लद्दाख, बी कोयम्बटूर, सी थर्ड मयूरभंज या 4 हम्पी। कह रहे नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। कूट है आपका ऑप्शन ए 3 और 4, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट और सेकेंड। विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत के बारे में स्थानों को पूछा गया कि भारत के कौन से स्थान शामिल हैं। तो प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की।
इस सूची में भारत के 2 स्थलों लद्दाख तथा मयूरभंज को शामिल किया गया। लद्दाख को रोमांच एवं खान पान श्रेणी में तथा मयूरभंज ओडिशा को दुर्लभ बाग एवं प्राचीन मंदिर श्रेणी में यह स्थान मिला है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट लद्दाख और थर्ड मयूरभंज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया। ऑप्शन है अंत्योदय कल्याण अन्न योजना, बी सर्वोदय कल्याण अन्न योजना, सी प्राथमिक घरेलू अन्न योजना या डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सिंपल है, अगर ध्यान रहा होगा तो जो जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में किस राज्य में स्थित धोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़ या डी मणिपुर या मणिपुर। तो ध्यान रहा होगा मैंने इसको वैसे भी लगाया था कम्युनिटी पोस्ट पर। तो अक्टूबर 2023 में गुजरात में स्थित धोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है और यह आपका गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में भारत एवं किस देश को जोड़ने हेतु झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया। ऑप्शन है भूटान, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान या डी बांग्लादेश। पड़ोसी हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो भारत एवं नेपाल को जोड़ने हेतु झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया और यह पुल भारत उत्तराखंड और बैतडी नेपाल को जोड़ता है। इसका निर्माण महाकाली नदी पर किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल, भारत एवं नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC शिखर सम्मेलन दोहा कतर में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी बांग्लादेश या डी भूटान। तो अगर हम बात करें, देखिए जनवरी 2023 में भारत एवं मिस्र मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC शिखर सम्मेलन आपका दोहा कतर में संपन्न हुआ, ये तो पता है। इस सम्मेलन में भारत के पड़ोसी देश भूटान को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो इसका मतलब भूटान सबसे कम विकसित नहीं, कुछ विकसित तो हो ही गया होगा, है ना। तो चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया। ऑप्शन है भारत एवं मोजाम्बिक, बी भारत एवं मिस्र, सी भारत एवं मालदीव या डी भारत एवं श्रीलंका। तो जनवरी 2023 में भारत एवं मिस्र की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ। ठीक है, तो भारत एवं मिस्र की बात हो रही है यहाँ पर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। ऑप्शन ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी मणिपुर या डी मेघालय। तो प्रमिला मलिक की अगर बात करें तो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं और प्रमिला मलिक बीजू जनता दल यानी बीजद की वरिष्ठ विधायक भी हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली महिला हैं तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। अब ये तो आयोग की बात है कि आयोग की नज़र इस पर पड़ती है या नहीं पड़ती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में कैटालिन कारिको और ड्रियू विसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन है mRNA कोविड वैक्सीन तकनीक खोजने हेतु, बी जीन विश्लेषण हेतु, सी कैंसर के इलाज का पता लगाने हेतु या डी DNA संरचना के अध्ययन हेतु। अक्टूबर 2023 में कैटालिन कारिको और ड्रियू विसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार mRNA कोविड वैक्सीन तकनीक खोजने हेतु प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी ईरान, सी इराक या डी लीबिया। तो अगर बात करें जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के देश संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ये हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई। थोड़ा सा यहाँ पर आसपास के माहौल की वजह से टेस्ट सीरीज लेट हो जाती है तो मैं बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ।
लेकिन कोशिश रहेगी कि टेस्ट सीरीज लेट ना हो। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से और अपना रिवीजन भी करते रहिए। आई होप कि बहुत जल्दी आर का भी कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय आ जाएगा। उस हिसाब से अगर अच्छा निर्णय आता है, हम यही इंतज़ार कर रहे हैं और यही कामना करें कि अच्छा ही निर्णय आए, जो भी आए सबके हक में आए। तो ये अब मेरे पास जीएस वर्ल्ड की है, ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है। तो मैं सोच रही हूँ ये एंशियंट हिस्ट्री से है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गजब के क्वेश्चन है, मैंने इसको देखा है।